तो आज हम लोग जो गुड्स सोल्ड ऑन एप्रूवल बेसिस का जो होमवर्क था इलास्ट्रेशन 4 और 5 उसे सॉल्व करते हैं। देखो तो क्वेश्चन जो था, देखो ई लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स अकाउंटिंग मशीन्स कॉस्टिंग 200 ईच टू देयर कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ई लिमिटेड एक कंपनी है जो अपना मशीन जो है वो बेचती है। 200 रुपये का कॉस्ट वाला मशीन जो है वो सेल और रिटर्न बेसिस में बेचती है। ठीक है, ऑल सच ट्रांजैक्शंस आर हाउएवर ट्रीटेड लाइक एक्चुअल सेल्स, और इसे एक्चुअल सेल्स ट्रीट कर रही है, मतलब सेल हो रहा है इस तरह से, एंड आर पास थ्रू डे बुक, इसीलिए डे बुक यानी सेल्स डे बुक के थ्रू से वो पास कर रही है एंट्री। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज ऑन March 24, 2016, March 24, 2016 में क्या हुआ है, 300 सच अकाउंटिंग मशीन्स वेयर सेंट आउट एट एन IP यानी इनवॉइस प्राइस ऑफ 280। तो 300 पीस मशीन्स जो कॉस्ट 200 करके था वो 280 इनवॉइस प्राइस में भेजा जा रहा है। आउट ऑफ विच ओनली 90 अकाउंटिंग मशीन्स आर एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, लेकिन कस्टमर ने कितना मशीन एक्सेप्ट किया है, 90। 300 में से सिर्फ 90 एक्सेप्ट किया है एट द रेट ऑफ 250 ईच, एंड एज टू द रेस्ट नो रिपोर्ट इज फोर्थकमिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो प्राइस हम लोगों ने सोचा था 280 उससे कम में, यानी कितने में हुआ है 250, लोअर देन द इनवॉइस प्राइस। हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है। सो द जर्नल एंट्री फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2016। तो हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखना चाहिए इन द बुक्स ऑफ ई लिमिटेड, फिर यहाँ लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। तो पहले देखो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेल्स जो इनवॉइस प्राइस में था वो कम हो गया, ठीक है, जो 280 करके था वो रिड्यूस होके 280 का जो प्राइस था वो 250 हो गया है। तो पर यूनिट पे कितना प्राइस कम हो गया है, 30 रुपीज करके इनवॉइस प्राइस कम हो गया है। तो 30 रुपीज का सेल हम लोग को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो सेल कम दिखाना है तो सेल्स अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट, रिवर्स एंट्री डालेंगे। सेल कम हो गया, टू ट्रेड रिसीवेबल, कितने यूनिट पे कितना यूनिट एक्सेप्ट हुआ है, देखो कितना यूनिट एक्सेप्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है 90 इंटू 30, तो 2700। उसके बाद March 31 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो एक्सेप्टेड नहीं हुआ है उसके लिए हम लोग को पहले सेल कैंसिलेशन एंट्री डालना पड़ेगा, फिर हम लोग को उसको इन्वेंट्रीज दिखाना पड़ेगा। कैंसिलेशन एंट्री जो होगा वो सेम इसी तरह होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। अब देखो टोटल कितना यूनिट अकाउंटिंग मशीन भेजा गया था, 300, जिसमें से कितना एक्सेप्टेड है, 90। तो देखो 300 में से अगर 90 एक्सेप्टेड है तो कितना सारा अभी भी कस्टमर के पास है, 300 माइनस 90 करना पड़ेगा, तो हो गया 210। तो 210 के लिए अभी तक हम लोग को कोई भी अप्रूवल नहीं मिला और हम लोग वेट कर रहे हैं। तो 210, और हम लोगों ने सेलिंग प्राइस कितना करके लगाया था, 280 करके लगाया हुआ है। अब वो तो बाद में पता चलेगा कि ये लोअर में बिकने वाला है या फिर सेम प्राइस में या फिर हायर, वो तो सिचुएशन वाइज होगा। लेकिन अभी इसको हम लोग कितना से कैंसिल करेंगे, 280, बिकॉज ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी 280 से ही है। तो 210 इंटू 280, तो आंसर आ जाएगा 58,800। ये भी कैंसिलेशन एंट्री है, ये भी कैंसिलेशन, लेकिन ये कैंसिल हुआ है जो सेल रिड्यूस हो गया 90 पे, जितना करके हम लोग को अमाउंट नहीं मिलेगा 2700। और ये जो है ये कैंसिल हम लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल ईयर के एंड में आ गए और हम लोग को फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, उस वजह से हम लोग उस सेल को कैंसिल करके दिखाएंगे, बिकॉज ये कंफर्म नहीं है कि वो सेल होगा या फिर नहीं होगा। नेक्स्ट हो जाएगा इन्वेंट्रीज विथ कस्टमर
डेबिट टू ट्रेडिंग। अब कितना यूनिट है, यूनिट तो वही है 210, और कॉस्ट में हमेशा रिकॉर्ड होना चाहिए। कॉस्ट कितना करके है, कॉस्ट था 200 करके। अब इसका आंसर देखो 210 इंटू 200, तो 200 इंटू 210 तो हो गया 42,000। तो नैरेशन लिखना जरूरी है बिकॉज ये जर्नल बेस्ड चैप्टर है, तो तुम लोग को नैरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला हो गया। नेक्स्ट है हम लोग का इलास्ट्रेशन 5। अब हम लोग इलास्ट्रेशन 5 सॉल्व करेंगे। तो देखो इलास्ट्रेशन 5 क्या है। ए सेंड गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर एंड इंक्लूड सेम इन द सेल्स अकाउंट। ए एक पर्सन है, ठीक है, जो गुड सेंड कर रहा है अप्रूवल बेसिस पे फ्यू कस्टमर्स को। क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि फ्यू कस्टमर्स के लिए होने से अलग, मतलब जो हम लोग करेंगे ना, तो इसमें जो गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस हम लोग जो कर रहे हैं उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। जैसे एक होता है कैजुअली, फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली। अभी हम लोग कैजुअली कर रहे हैं, तो कैजुअली मतलब क्या होता है, अगर हम लोग कम मतलब जो अमाउंट है अगर वो हम लोग कम, उतना बार हम लोग गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस नहीं कर रहे, फ्रीक्वेंटली बार बार नहीं कर रहे, बस कुछ ही कस्टमर है जिनको हम ऑफर करते हैं, तो उसके लिए ये लिखा हुआ है फ्यू कस्टमर। जब फ्यू कस्टमर को करते हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग सेल्स अकाउंट में, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन हम लोग अगर बहुत कस्टमर को ऐसा मतलब प्रपोजल देते हैं तो उसके लिए हम लोग को अलग तरह से थोड़ा अकाउंट मेंटेन करना चाहिए, जो हम लोग आज नेक्स्ट नया पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए लिखा होता है हर क्वेश्चन में देखोगे तो इंक्लूड सेम इन द सेल्स, क्योंकि हम लोग ये फ्यू कस्टमर्स को ही ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। On 31st March 2016 the trade receivable balance, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर का बैलेंस, डेटर मतलब जिससे पैसा मिलेगा, बैलेंस कितना है 1 लाख, stood at 1 लाख which include 7,000 goods sent on approval, ठीक है। टोटल मार्केट से हम लोग को कितना पैसा मिलेगा 1 लाख, लेकिन उसमें से ये जो अप्रूवल बेसिस वाला सेल था उसका कितना पैसा मिलेगा 7,000 विच नो इंटीमेशन वॉज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन जिसका कोई भी इंटीमेशन अभी तक नहीं मिला ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 2016 के अंदर इंटीमेशन अभी तक नहीं मिला है। दिस गुड्स वेर सेंट आउट एट 25% ओवर एंड अबव कॉस्ट प्राइस। ये जो गुड्स है किस तरह से भेजा गया था 25% ओवर एंड अबव कॉस्ट प्राइस, यानी सीधी सी बात है अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो फिर कितने में भेजा गया है 125 में। एंड वेयर सेंड टू, और किसे भेजा गया है देखो, दो कस्टमर का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, मिस्टर एक्स, ठीक है, 4,000 रुपीज का, मिस्टर वाई 3,000, तो 4,000 और 3,000 कितना हो गया 7,000, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कितना है, हाँ 7,000 ही है, ठीक है। तो दो कस्टमर को भेजे और दोनों ने अभी तक कोई भी इंटीमेशन नहीं दिया है, जो 2016 में इन लोगों को हम लोगों ने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में भेजा था। मिस्टर एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, अब मिस्टर एक्स ने इंटीमेशन भेज दिया है, कब भेजा है 30 अप्रैल को, और मिस्टर वाई रिटर्न द गुड्स ऑन 10th अप्रैल, लेकिन मिस्टर वाई गुड्स नहीं रखना चाहता इसीलिए रिटर्न कर दिया, कब किया 10th अप्रैल 2016 को। मेक द एडजस्टमेंट एंट्रीज, हम लोग का एडजस्टमेंट एंट्रीज दिखाना है। सो हाउ दिस आइटम्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2016, so also the entries to be during April 2016, value of closing inventories as on 31st March 2016 was 60,000, ठीक है। तो हम लोग को इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ठीक है, पहले हम लोग लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए डेट पर्टिकुलर्स डेबिट और क्रेडिट। अब पहला डेट कौन सा होगा 2016 है, मार्च 31, ठीक है, 2016 मार्च 31। तो
तो यहाँ पर देखो हम लोग को ट्रीट क्या चीज का करना है, ट्रीटमेंट होगा सिर्फ मिस्टर वाई का। क्यों बताओ? क्योंकि मिस्टर एक्स जो है उसने तो गुड्स क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्टेंस का कब हम लोग को पता चला है, 30 अप्रैल को। ठीक है, तो 30 अप्रैल को अगर हम लोग को एक्सेप्टेंस का पता चल गया है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग का गुड्स क्या हुआ है, अप्रूव्ड हुआ है। लेकिन नहीं, मिस्टर एक्स का भी एंट्री हम लोग को करना पड़ेगा। क्यों बताओ? क्योंकि हम लोग का फाइनेंशियल ईयर, ये देखो हम थोड़ा यार ड्रॉ करके समझा देते हैं कंडीशन क्या है। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का है? फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2016 को। तो शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2015 को। और एक्स ने कब इंटीमेशन दिया है कि मुझे चाहिए? 30 अप्रैल 2016 को। और वाई ने रिटर्न कब किया है? वाई ने रिटर्न किया है 10 अप्रैल को। ठीक है, इससे पहले रिटर्न किया है, लेकिन दोनों ही फाइनेंशियल ईयर के बाद में पता चला हम लोगों को। लेकिन हम लोग कब का एंट्री कर रहे हैं? हम लोग तो इस टाइम का एंट्री कर रहे हैं। तो इस टाइम के कंडीशन के हिसाब से ये हम लोग को नहीं पता था कि एक्स एक्सेप्ट करेगा और वाई जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना जो सेल है उसे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि कैंसिल एंट्री पास करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का सेल होगा कि नहीं होगा हम लोग को नहीं पता है। लेकिन फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, तो जो सेल एक्चुअली हुआ नहीं है क्योंकि वो अप्रूव्ड बेसिस पे है, तो पहले हम लोग सारा सेल को कैंसिल करेंगे। तो सेल कैंसिल करेंगे तो एंट्री हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। अमाउंट हो जाएगा 7000, 3000 प्लस 4000। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, फिर 31 मार्च को हम लोग को क्या करना है, इन्वेंट्रीज बोल के उसे ट्रीट करना है। इन्वेंट्रीज विथ कस्टमर्स डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसका अमाउंट कितना होगा, हम लोग यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लेते। ठीक है, नीचे एक वर्किंग नोट बना लेते। वर्किंग नोट में लिख लेंगे, देखो इन्वेंट्रीज जो है वो हम लोग किस तरह से भेज रहे हैं उसी तरह से हम लोग सीखेंगे। कॉस्ट प्रॉफिट सेम तरह से करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सेल प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट अगर 100 है, 25% प्रॉफिट लगा के ये कितना हो जाएगा 125। तो हम लोग को 125 का वैल्यू पता है कितना, 7000। हम लोग को कॉस्ट ढूंढना है, तो हम लोग किस तरह से करेंगे, अगर 125 इक्विवेलेंट टू कितना होता है 7000, तो 100 इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा 7000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। तो चेक करते कितना होता है, 7000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, तो आ गया 5600। तो कितना हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा हम लोग का 5600। हम लोग यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट को, कॉस्ट हो जाएगा 5600, 5600। तो ये हो गया 31 मार्च 2016 का एंट्री। और यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन में, ये तो हो गया 31 मार्च, लेकिन क्वेश्चन में बोला था देखो, item will appear in the balance sheet as on 31st March 2000. So also the entries to be during April 2016. तो अप्रैल 2016 का भी हम लोगों को एक एंट्री पास करके दिखाना है। तो डेट तो नहीं है, तो हम लोग 30 अप्रैल लगा देते हैं। ठीक है, अप्रैल 2016 यानी एंड, सॉरी ये 4 हो जाएगा। अप्रैल 2016 में क्या होगा, तो अप्रैल 2016 में हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर से हम लोग सेल रिकॉर्ड करेंगे। कौन सा सेल रिकॉर्ड करेंगे, मिस्टर एक्स का, क्योंकि मिस्टर एक्स क्या करेगा, मिस्टर एक्स ने इंटीमेशन दे दिया है कि हम लोगों को मुझे खरीदना है। अब पहले क्या हुआ था, जैसे ईयर एंड आया था हम लोगों ने पूरा ही सेल कैंसिल कर दिया था। देखो यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया था, क्योंकि हम लोग को नहीं पता एक्स और वाई क्या बोलेगा। उसके बाद जैसे 10 अप्रैल आया, वाई ने क्या किया, वाई ने गुड्स को रिटर्न कर दिया। और जब 30 अप्रैल आया तब एक्स ने क्या किया, एक्स ने बोला कि हाँ मुझे गुड्स लेना है।
तो अगर वो गुड्स लेगा तो एंट्री क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल फिर से, क्योंकि सारा सेल तो कैंसिल हो गया, तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। तो ये एक्स के लिए हम लोग का एंट्री हो जाएगा, और वाई जो रिटर्न कर दिया उसके लिए अगर हम लोग चाहे तो उसके लिए भी हम लोग एंट्री पास कर सकते हैं। उसके लिए अगर हम लोग एंट्री पास करेंगे तो वो हो जाएगा, तो हम यहाँ दिखा देते, देखो जगह नहीं है, यहाँ दिखा देते 10 अप्रैल को। तो उसके लिए हम लोग को एंट्री हो जाएगा सेल्स। अच्छा, इसके लिए हम लोग को एंट्री नहीं करना पड़ेगा। देखो वाई के लिए 10 अप्रैल में नो एंट्री, क्यों बताओ नो एंट्री? इसलिए इसमें कोई एंट्री नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले ही तो हम लोग सारा सेल कैंसिल कर चुके हैं। तो इसके बाद इंटीमेशन अगर मिलता है कि हाँ मुझे लेना है तो ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अगर हम लोगों ने सेल पहले ही पूरा कैंसिल कर दिया तो फिर से कैंसिल करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए वाई के लिए नो एंट्री, तो 10 अप्रैल में नो एंट्री। काम करते हैं, नो एंट्री तो करना है तो फिर हम लोग सीक्वेंस वाइज करते हैं। तो यहाँ 10 अप्रैल लिख देते हैं नो एंट्री। अच्छी तरह से समझ लो क्यों नो एंट्री होगा। पहले जब ईयर एंड हो रहा था तब हम लोग को नहीं पता था एक्स और वाई हम लोग को क्या बोलने वाला है, उन लोग को गुड्स लेना है या फिर नहीं लेना है। तो हम लोग एज पर हम लोग का जो रूल्स होता है, फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर होगा तो जो अप्रूवल बेसिस सेल होता है उसे पहले कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, फिर उसे स्टॉक की तरह ट्रीट कर लिया। फिर 10 अप्रैल को वाई ने बोला कि मुझे वो गुड्स नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, सेल तो हम लोग पहले ही कैंसिल कर चुके हैं तो और रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं। और जब एक्स ने बोला हाँ मुझे गुड्स चाहिए, तो फिर हम लोगों ने उसे सेल की तरह रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। बस यही था, ये थोड़ा डिफरेंट किस्म का था। यहाँ पर 10 अप्रैल में क्यों एंट्री, अगर हम लोग गलती से यहाँ एंट्री कर देते हैं सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, गलत हो जाएगा क्योंकि 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 2 बार कैंसिल तो नहीं हो सकता, ऑलरेडी कैंसिल्ड है, तो 2 बार कैंसिल का तो कोई मतलब नहीं है। तो ये था हम लोग का इलास्ट्रेशन 5। अच्छा, तो इसमें हम लोग को बैलेंस शीट भी करना था, तो बैलेंस शीट कर लेते हैं। बैलेंस sheet of A and company as on 31st March 2016। तो बैलेंस शीट इस तरह से होता है, एक साइड में एसेट और एक साइड लाइबिलिटी। ये हो गया एसेट साइड और ये हो गया लाइबिलिटी साइड। अब बैलेंस शीट में तो एसेट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट होता है, करंट एसेट होता है। यहाँ तो फिक्स्ड एसेट तो हम लोगों को कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन से हम लोग को ये पता चला था कि हम लोग का जो डेटर था, जो करंट एसेट होता है वो 1 लाख का था, डेटर जो था वो 1 लाख का था ओवरऑल, ठीक है। लेकिन जिसमें से हम लोग का गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस जो था, जिसके लिए कोई भी इंटीमेशन नहीं मिला था, वो था 7000 का। तो हम लोग लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल था हम लोग का टोटल 1 लाख। यहाँ से लेस कर देंगे गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, नो इंटीमेशन रिसीट। तो ये है 7000, तो 93,000। 1 लाख माइनस 7000 हो जाएगा 93,000। और क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, इन्वेंट्री लाइंग विद कस्टमर। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है 60,000 का, ठीक है। और इसमें ऐड हो जाएगा इन्वेंट्रीज विथ कस्टमर, यानी हमारा स्टॉक जो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, जिसका अभी तक अप्रूवल नहीं मिला, उसे हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट किया था 5600। तो ये हो जाएगा 65,600। तो टोटल हो गया 93 और 65,000 006,815 1,58,600। बाकी ये क्लोज करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है, क्योंकि इसका टोटल हम लोग को इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। ये देखो, ये ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख था, जो अप्रूवल बेसिस का था वो माइनस इसलिए हो जाएगा क्योंकि 31 मार्च 2016 तक तो हम लोगों को इंटीमेशन नहीं मिला था, वो तो 10 अप्रैल को मिला था और 30 अप्रैल को मिला था। तो
ऑन द टाइम ऑफ 31 मार्च 2016 जो ट्रेड रिसीवेबल है वो बिलोंग होगा 93,000 और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो पहले से क्वेश्चन में बता के रखा था 60,000 और जो क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने ट्रीट किया जो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का था वो था 5,600। तो टोटल हो गया 65,600। तो आंसर आ गया 1,58,600। ओके तो देखो नेक्स्ट जो है ये था हम लोग का कैजुअली। ठीक है, कैजुअली वाला सारा क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। अब हम लोग सीखेंगे व्हेन द बिजनेस सेंड गुड्स फ्रीक्वेंटली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो क्या होगा देखो, जब किसी बिजनेस में क्या हो रहा है, जब किसी बिजनेस में सेल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स बार बार भेजा जा रहा है तो इसे वो जो बिजनेसमैन है वो उसको इमीडिएट सेल बोल के नहीं मानेगा। ठीक है, जब कस्टमर सिग्निफाई करेगा या फिर इंडिकेशन देगा या फिर इंटेंशन दिखाएगा उस गुड्स को परचेस करने का, ठीक है, तभी वो क्या करेगा, वो जो बिजनेसमैन है तभी बिजनेसमैन क्या करेगा, गुड्स को सेल हुआ है ऐसा मानेगा। ठीक है, मतलब वो क्या करेगा, गुड्स को बायर को भेजेगा। ठीक है, बार बार अगर वो इसी तरह से, मतलब अगर कोई बिजनेसमैन है जो सेल और रिटर्न बेसिस में फ्रीक्वेंटली ऐसे ही सेल करते रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी कभार कर रहा है, फ्रीक्वेंटली अगर ऐसे सेल करेगा तो फ्रीक्वेंटली अगर सेल करेगा तो उस हालत में क्या होगा, जब तक कस्टमर से कोई भी इंटीमेशन नहीं मिलेगा या फिर परचेस करने का कस्टमर इंटेंशन नहीं दिखाएगा या फिर कुछ इंडिकेशन भी नहीं देगा, तब तक क्या होगा, तब तक गुड्स जो है वो बायर को सेंड नहीं किया जाएगा, तब तक गुड्स का बायर के पास नहीं पहुंच सकता। लेकिन जब बायर इंटेंशन दिखाएगा कि हाँ ये हम खरीदना चाहते हैं, तभी वो गुड्स बायर के पास पहुंचेगा और उसमें क्या होगा, ऑन दैट केस, और तभी कस्टमर को वो डेबिट करेगा, वो जो बिजनेसमैन है वो कस्टमर को तभी डेबिट करेगा सेल प्राइस में। और इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम लोग कॉलमनर फॉर्म में करते हैं। ठीक है, कॉलमनर फॉर्म मेंटेन करेंगे। तो कॉलम में क्या क्या होगा देखो हम बता देते हैं। 4 कॉलम हम लोग को इस केस में मेंटेन करना पड़ेगा। पहला होगा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। नेक्स्ट हो जाएगा गुड्स रिटर्न, नेक्स्ट होगा गुड्स अप्रूव्ड और बैलेंस, गुड्स अप्रूव्ड, और लास्ट हो जाएगा बैलेंस। एक, 2, 3, 4, इसमें भी 4 कॉलम। पहला कॉलम का नाम होगा डेट, दूसरे वाले का नाम होगा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर जगह बहुत कम हो गया है, पर्टिकुलर फोलियो नंबर और अमाउंट। ठीक है, फिर इसमें भी होगा 4 कॉलम, 5, 6, 7, 8। 5 में लिखेंगे डेट, 6 वाले कॉलम में हम लोग को लिखना है पर्टिकुलर फोलियो अमाउंट, पर्टिकुलर फोलियो अमाउंट, सेम डेट पर्टिकुलर फोलियो अमाउंट। फिर गुड्स अप्रूव में होगा 9, 10, 11, 12 और सेम नाम होगा। हम सिर्फ स्टार्टिंग वाला लिख देते, जगह बिल्कुल नहीं है, डेट पर्टिकुलर फोलियो अमाउंट। फिर बैलेंस में होगा, बैलेंस कॉलम होगा सिर्फ एक जिसमें रहेगा अमाउंट। ठीक है, अब इसको हम लोग किस तरह से ट्रीट करेंगे वो हम समझा देते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। ये तब मेंटेन होगा जब बिजनेस सेंड गुड्स फ्रीक्वेंटली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो देखो कौन से कॉलम का क्या यूज है। अगर हम लोग गुड्स सेंड कर रहे हैं अप्रूवल बेसिस में तो कौन से कॉलम में एंट्री होगा, कॉलम 1 में एंट्री होगा, ठीक है, और 2 में भी एंट्री होगा, 3 में भी एंट्री होगा और 4 में भी एंट्री होगा। जब हम लोग गुड्स सेंड करेंगे तो 1, 2, 3, 4 चारों में एंट्री होगा। 1 में डेट का एंट्री होगा, 2 में पर्टिकुलर यानी कौन सा गुड्स भेज रहे हैं, 3 में फोलियो नंबर लगाएंगे अगर फोलियो नंबर होता है तो, 4th में हम लोग अमाउंट लिख देंगे कि कितने अमाउंट का गुड्स हम लोगों ने भेजा है। उसके बाद जो सेल प्राइस है वो हम लोग को लिखना है,
कस्टमर के मतलब डेबिट ऑफ द कस्टमर अकाउंट में करना है, जो कि है गुड्स अप्रूवल लेजर। गुड्स अप्रूवल लेजर जो है उसमें हम लोग को क्या करना है, अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो देखो मैंने एक समरी कर लिया है इसका, ठीक है। वैसे बोल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैंने एक समरी कर दिया है। देखो ये तुम लोग के काम में भी आ जाएगा। व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, अब जब हम लोग गुड्स डिलीवर कर रहे हैं सेल और रिटर्न बेसिस पे, तब कॉलम नंबर 1 से लेके 4 में एंट्री करना है। व्हेन गुड्स आर रिटर्न, जब गुड्स रिटर्न हो रहा है तो कॉलम 5 से लेके 8 में एंट्री होगा। और व्हेन गुड्स आर अप्रूव्ड या फिर रिटेन्ड भी लिख सकते हैं, अप्रूव्ड हो जा रहा है तो 9 से लेके 12 में एंट्री होगा। और जो लास्ट कॉलम बैलेंस का है, वैल्यू ऑफ गुड्स आर सेंट आउट बट नाइदर सोल्ड नॉट रिटर्न, ना तो सेल हुआ है पता चल रहा है ना तो रिटर्न हुआ है टिल द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, तो फिर कॉलम नंबर कितना हो जाएगा 13। वैल्यू ऑफ गुड्स आर सेंट आउट बट नाइदर सोल्ड नॉट रिटर्न टिल द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो एक काम करते हैं, इस पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं तो समझ जाओगे कि किस तरह से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो जो एग्जाम्पल क्रिएट किया है मैंने, क्या लिखा है, एक्स सप्लाइड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर, द पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज अंडर, ठीक है। तो देखो पर्टिकुलर्स में मैंने 4 कॉलम बनाया है। डेट ऑफ डिस्पैच, मतलब जिस दिन हम लोग गुड्स भेज रहे हैं, पार्टी नेम जिसको भेज रहे हैं, अमाउंट कितने का भेज रहे हैं, और यहाँ है रिमार्क्स, ठीक है, यहाँ है रिमार्क्स। तो डेट पहले हम बता देते हैं, देखो क्या क्या लिखा है मैंने, 10th 12, ठीक है, 10th December 2002, 12th December 2002, 15th December 2002, 20th December 2002, 25th December 2002 एंड 30th December 2002। पार्टी नेम में देखो ABCDEFGHI, फिर DEF ABCGHI, ठीक है। तो बेसिकली 3 पार्टी है। अब अमाउंट है 10,000, 15,000, 12,000, 16,000, 11,000, 13,000। अब देखो क्या क्या लिखा है, ये शायद मेरा हैंड राइटिंग उतना तो अच्छा नहीं है, तुम लोग को दिक्कत आई होप कि ना हो, ठीक है। नो इन्फॉर्मेशन टिल 31st December 2002, ये लिखा है मैंने, नो इन्फॉर्मेशन टिल 31st December 2002। फिर नेक्स्ट लिखा है मैंने रिटर्न्ड ऑन 16th December 2002। फिर मैंने लिखा है गुड्स ओर्थ 2000, ये रुपीस का साइन है, ठीक है, गुड्स ओर्थ 2000 रिटर्न्ड ऑन 28th December 2002। 28th December, ये 12 है, 28th December 2002। नेक्स्ट लिखा है मैंने गुड्स रिटेन्ड है, RETAINED, गुड्स रिटेन्ड ऑन 24th December 2002। फिर से वही है, गुड्स रिटेन्ड ऑन 28th December 2002। नेक्स्ट है नो इन्फॉर्मेशन टिल 31st December 2002। अब ये क्या लिखा है देखो मैंने, गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच, 15 दिन के अंदर रिटर्न कर देना है, जब भेजा जाएगा उससे 15 दिन के अंदर रिटर्न करना है। अगर नहीं पसंद आता है तो फेलिंग विच इट विल बी ट्रीटेड एज सेल, अगर कोई नहीं करता है तो मान लेंगे कि वो सेल हुआ है, मतलब और रिटर्न नहीं लेंगे। बुक्स कब क्लोज होता है 31st December 2002। तो ये जो फ्रीक्वेंटली इतने बार हम लोगों ने सेल किया इन 3 कंपनी को ABCDEFGHI, अब हम लोग को क्वेश्चन में यहाँ बोल देगा कि किस तरह से इसको हम लोग को ट्रीट करना है। तो यहाँ क्वेश्चन में देगा क्या, क्वेश्चन में ऐसा लिख देगा कि प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, सोल्ड और रिटर्न, डे बुक। अच्छा तो एक मिनट देख लो इसे, ये जो कॉलमनर फॉर्म होता है, इस कॉलमनर फॉर्म को वन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग सेल और रिटर्न जर्नल या फिर डे बुक, सेल और रिटर्न जर्नल या फिर डे बुक। क्वेश्चन वही है कि हम लोग को डे बुक में इसका सेल और रिटर्न जर्नल और रिटर्न डे बुक में हम लोग को एंट्री करना है। तो पहले हम लोग कॉलम प्रिपेयर कर लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं गुड्स ऑन सेल और रिटर्न डे बुक्स। पहला कॉलम होगा हम लोगों का गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स
सेंट ऑन अप्रूवल। तो हम लोग 3 कॉलम ही यूज करेंगे, फोलियो नंबर तो क्वेश्चन में नहीं है तो हम लोग फोलियो नंबर हटा देते, 3 कॉलम यूज करेंगे ताकि यहाँ क्वेश्चन आ जाए। बाकी अगर तुम लोग का फोलियो नंबर गिवन रहेगा तो तुम लोग उसे यूज कर सकते हो। तो क्या क्या कॉलम होगा? डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, और अमाउंट। गुड्स रिटर्न्ड, इसमें भी 3 कॉलम ही हम लोग करेंगे। डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। फिर गुड्स अप्रूव्ड, इसमें भी हम लोग 3 कॉलम करेंगे। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, और लास्ट हो जाएगा बैलेंस। तो पहले देखो कब गुड्स डिस्पैच हुआ है। अगर तुम लोग क्वेश्चन के साथ देखोगे तो पहले गुड्स डिस्पैच हुआ है 10/12/2002 को। तो पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर गुड्स, देखो गुड्स सोल्ड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। डेट जो है 10/12/2002, तो 10/12/2002। और किसको भेजा है हम लोगों ने? ABC एंड कंपनी। ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन के साथ देखते जाओ, ABC एंड कंपनी होगा लिखा हुआ है वहां पर, ABC एंड कंपनी को। और अमाउंट चेक करते हैं हम लोग। अमाउंट जो है वो है 10,000 का है। उसके बाद देखो नेक्स्ट डेट है 12/12/2002। 12/12/2002 वो है DEF एंड कंपनी। $15,000 का गुड्स भेजा गया है। पहले हम लोग को जो भी गुड्स भेजा है वो हम लोग लिख लेते हैं, ABC DEF GHI। नेक्स्ट था हम लोग का GHI कंपनी। GHI को हम लोगों ने कब भेजा है? 15/12/2002। तो अमाउंट है 12,000। फिर 20/12, 25/12, 30/12 लिख लेते हैं पहले। 20/12, 25/12, 20/12, 25/12 और 30/12। ठीक है, मैंने ईयर हटा दिया, जगह नहीं हो रहा है। 20 दिसंबर, 25 दिसंबर और 30 दिसंबर। और किसको किसको भेजा हम लोगों ने? DEF ABC GHI। DEF ABC GHI कंपनी कंपनी कंपनी। तो ये हो गया हम लोग का डिटेल्ड। और अमाउंट में जाएगा 16,000, 11,000, 16,000, 11,000। बहुत ही इजी है ये वाला, बस थोड़ा लेंदी है। 13,000। ठीक हो गया। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग को रिमार्क्स जो है वो पढ़ पढ़ के देखना है कि कहाँ हम लोग को पुट करना चाहिए। मतलब गुड्स रिटर्न हुआ है तो रिटर्न कॉलम में जाएगा, अगर अप्रूव्ड हुआ है तो अप्रूव्ड कॉलम में जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले गुड्स का चेक करते हैं। नो इन्फॉर्मेशन टिल 31 दिसंबर 2002। 31 दिसंबर 2002 तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला है इस गुड्स के रिगार्डिंग। और इन लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है 31 दिसंबर 2002 को ही क्लोज होता है। तो गुड्स रिटर्न भी नहीं हो रहा है, अप्रूव्ड भी नहीं हो रहा है। तो इस पे तो हम लोग, अच्छा हाँ, तो थोड़ा एक बार क्वेश्चन को फिर से याद करो। देखो क्वेश्चन में क्या रूल्स बताया था।
15 दिन के अंदर हम लोग को बोलना है कि हम लोग को चाहिए या फिर नहीं चाहिए, डिस्पैच होने के 15 दिन बाद। तो देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग को थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम लोगों ने 10 दिसंबर को गुड्स भेजा था, तो 15 दिन यानी 15 डेज बाद डेट कौन सा आता है, 25 तारीख। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, 31 दिसंबर तक कोई इंटीमेशन नहीं दिया है, मतलब टाइम चला गया है। अगर टाइम एक्सपायर हो गया है तो देखो लिखा हुआ है फेलिंग विच इट विल बी ट्रीटेड एज सेल। अगर ये मतलब ये लोग अगर नहीं हम लोग को इंटीमेशन दे पाता है विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग मान लेंगे सेल हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 25 तारीख को इसे क्या रिकॉर्ड कर देंगे, सेल बोल के इसे रिकॉर्ड कर देंगे। तो फिर यहाँ पर 25/12, ठीक है, 25/12 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ABC एंड कंपनी अप्रूव्ड हो गया है, कितने का, 10,000 का। ठीक है, 10,000 का अप्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट देखो रिटर्न ऑन 16/12, 12 तारीख वाला 16 तारीख को रिटर्न हो गया, तो 15 दिन बाद होता है 27, तो इसने पहले रिटर्न कर दिया है। तो रिटर्न कॉलम में हम लोग को लिखना चाहिए, तो जो रिटर्न है उसमें हम लोग लिख देंगे DEF कंपनी, और डेट है हम लोग का रिटर्न क्या है 16/12 को, तो 16/12 को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं कितने का सामान, 15,000 का सामान हम लोग को रिटर्न हो रहा है। नेक्स्ट देखो 12,000 का सामान भेजे थे, 2,000 का रिटर्न हुआ है 20/12 को, तो 15 तारीख के साथ 15 तारीख ऐड 15 दिन ऐड करने से 30 होता है, तो उसने टाइम पे रिटर्न कर दिया। तो ठीक है, तो 2,000 रिटर्न हो गया है। तो रिटर्न में 20/12 को 2,000 रिटर्न हो गया, 20/12 को GHI कंपनी ने 2,000 रिटर्न कर दिया है। तो बाकी के लिए कुछ नहीं बोला है, टाइम तो चला गया, तो फिर बचा कितना, 10,000। तो 10,000 को हम लोग सेल मान लेंगे। ठीक है, तो 10,000 को हम लोग सेल मान लेंगे 15 दिन बाद डेट लगा के, तो 15 दिन बाद कितना होगा, 30 दिसंबर। GHI कंपनी 10,000, ये हो गया सेल। फिर 20/12 वाला देखो, 20/12 में जो है रिटेंड रख लिया है, 24/12 को बताया रखना है। ठीक है, 4 दिन बाद ही बता दिया है, तो सेल मानेंगे। 24/12 को हम लोग इसे सेल मानेंगे, DEF 16,000, ये है सेल। फिर 25/12 गुड्स रिटेंड 28/12, तो 25-28, ठीक है, तो इसे भी सेल मानेंगे, 15 दिन के पहले ही बता दिया है। तो 28 तारीख को ABC कंपनी, ये हो गया सेल, ये हो गया है सेल। और लास्ट जो है GHI नो इन्फॉर्मेशन 31 दिसंबर, तो 15 दिन, तो 15 दिन अभी तो टाइम बाकी है। ठीक है, तो इसको हम लोग को क्या ट्रीट करना है, देखो इसको हम लोग को क्या ट्रीट करना पड़ेगा, इसको हम लोग कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसका अभी भी हम लोग को टाइम एक्सपायरी टाइम नहीं आया है, तो इसके लिए हम लोग इसको कुछ भी ट्रीट नहीं करेंगे। तो इधर टोटल कर लो कितना होता है, इधर टोटल करेंगे, इधर टोटल करेंगे, तो ये देखो 10, 10, 20, 10, 30, 37, टोटल कर लेते, 10,000, 15,000, 12,000, 16,000, 10,000, 15,000, 12,000, 16,000, 11,000, 13,000, तो ये हो गया 77,000। ये हो गया 17,000, 10,000, 10,000, 16,000, 11,000, तो ये हो गया 47,000। तो देखो अब जो मैंने लिखा था वैसे ही मैंने ट्रीट किया है। व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड ऑन रिटर्न बेसिस, तो जब हम लोगों ने भेजा था तो 1 to 4 कॉलम हम लोगों ने यूज़ किया है। देखो जब हम लोगों ने भेजा है तो कौन सा कॉलम यूज़ किया है, 1 to 4, जहाँ मैंने फोलियो हटा दिया है। ठीक है, क्योंकि स्पेस इशू हो जाता है और ऐसे फोलियो नंबर है नहीं। ठीक है,
तो तुम लोग एग्जाम टाइम में एक पतला सा फोलियो नंबर बना लोगे और स्पेस लेके सम्स को करोगे, तो फिर ये हो जाएगा हम लोगों का जो 1 to 4 कॉलम है, मतलब बेसिकली यहाँ पर 1 to 3 कॉलम हो गया, ठीक है। और व्हेन गुड्स रिटर्न तो 5 to 8 कॉलम, तो रिटर्न जब हो रहा है तो 5th to 8 कॉलम, ठीक है, 5th to 8 कॉलम। और जब अप्रूव्ड हो जा रहा है तो 9 to 12 कॉलम, जब अप्रूव्ड हो रहा है तो 9 to 12 कॉलम हो जाएगा, ठीक है। और बैलेंस में कब लिखेंगे, देखो ये भी चेक करते हैं। बैलेंस में हम लोग का होगा कुछ एक, वैल्यू ऑफ गुड्स आर सेंट आउट बट नाइदर सोल्ड नॉट रिटर्न, मतलब ये लास्ट वाला, ये 13,000 यहाँ चला जाएगा बैलेंस में, क्योंकि ये सेल तो हुआ है अप्रूव्ड बेसिस में, लेकिन इसका टाइम अभी भी नहीं आया है, तो ये बैलेंस में चला जाएगा, नाइदर सेल नॉर रिटर्न। अब जो लेजर है, इसमें एक लेजर भी प्रिपेयर करना पड़ता है। पहले तो एक लेजर हम लोग बना लेते हैं। लेजर का नाम है गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। इसके बाद ये एक कॉलम बनेगा, लेजर बनेगा। तो गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, तो गुड्स ऑन सेल और रिटर्न 2 क्या हो जाएगा, देखो 2 क्या हो जाएगा, 2 गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स रिटर्न, और क्या क्या है, गुड्स अप्रूव्ड है। तो जब हम लोग गुड्स को सेल करेंगे, देखो जब हम लोग गुड्स को सेल करेंगे तो गुड्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट 2 क्या हो जाएगा, 2 गुड्स सेंट। जब हम लोग गुड्स सेंड कर रहे हैं, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, हम लोगों ने कितना सारा गुड्स भेजा है अप्रूवल बेसिस में, देखो 2 गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल 70, ये देखो 77,000, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने इधर लिख दिया, बाई गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। ये ऐसे क्यों लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, सेल किधर लिखना चाहिए, इधर ही ना लिखना चाहिए, सेल तो क्रेडिट होता है ना, तो सेल इधर लिखेंगे, तो वही सेल मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब इस सेल में से रिटर्न कितना हो गया है 17,000, अप्रूव्ड कितना हो गया है 47,000, ठीक है। तो 2 रिटर्न 2 सेल्स, जो रिटर्न हो गया उसे हम लोग लिखेंगे 2 रिटर्न लिख देते हैं शॉर्ट में, 2 रिटर्न 17,000, 2 सेल्स जो अप्रूव्ड हो गया मतलब वो बिक गया है, जो अप्रूव्ड हुआ है उसका अमाउंट कितना है 47,000। तो देखो बैलेंस ही आएगा, लेजर को बैलेंस करो, 77,000 टोटल, इधर भी कितना होगा 77,000। अब माइनस करो 47 प्लस 17, तो 47 प्लस 17,000 माइनस 77,000, तो कितना हो जाएगा 13,000। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया 13,000, तो 2 साइड है तो 2 बैलेंस CD कैरिड फॉरवर्ड, तो देखो वही बैलेंस कॉलम में वही आ गया 13,000। तो ये होता है गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। तो ये कॉलमनर फॉर्म में जब हम लोग सम्स को करते हैं तो ये एक अकाउंट लेजर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉलमनर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखो न्यूमरसली जो इतना सारा मतलब ट्रांजैक्शन हुआ है उसका डेट देखो, पर्टिकुलर मतलब किस पार्टी को सेल करे, कितने में सेल किया, कब उसने अप्रूवल दिया, कब नहीं दिया, उस बेसिस पे हम लोग को सम्स करना है। आई होप तुम लोग को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही ईजी है, बस कंसंट्रेशन के साथ इसे तुम लोग को करना है। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है ये था फ्रीक्वेंटली सेल, इसके बाद जो है न्यूमरसली। तो इसके बाद जो है वो पॉइंट जो है वो है when the business sent goods numerously on sale or return basis। तो क्या होगा, हाँ तो देखो जो अगर न्यूमरसली हम लोग सेंड कर रहे हैं तो हम लोग को क्या क्या मेंटेन करना चाहिए, सेल और रिटर्न डे बुक, मतलब ये वाला सेल और रिटर्न डे बुक, ठीक है। उसके साथ साथ हमें मेंटेन करना है सेल और रिटर्न लेजर। ये देखो
सेल और रिटर्न लेजर मेंटेन करना है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सेल और रिटर्न लेजर नहीं लिखा है। क्या लिखा है देखो, यहाँ समझते हैं। सेल और रिटर्न लेजर, इसमें दो चीज रहता है, एक कस्टमर का अकाउंट होता है इस लेजर के अंदर, और एक होता है सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। जो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सिर्फ सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट किया है, ठीक है। और ये जो सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट, ये कहाँ से बनता है, जो डे बुक है, मतलब सेल्स डे बुक है, वहां से ये प्रिपेयर होता है, ठीक है। वहां से हम लोग यहाँ पर एंट्री डालते हैं, सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। तो एक्चुअली क्या हुआ है यहाँ पर, हम एक छोटा सा चीज पहले क्लियर कर देते हैं। जो हम लोगों ने इसके पहले वाला पॉइंट पढ़ा है ना, जो ये वाला पॉइंट था, व्हेन गुड्स आर सेंट, व्हेन द बिजनेस सेंड गुड्स फ्रीक्वेंटली ऑन द सेल और रिटर्न बेसिस, उस केस में सिर्फ यही होगा, लेजर नहीं होगा। उस केस में सिर्फ ये चीज होगा, लेजर नहीं होगा। और यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो यहाँ मैंने तुम लोग को लेजर भी दिखा दिया है। तो एक्चुअली ये न्यूमेरस मेथड में होगा, ठीक है। लेजर जो है ये ओनली न्यूमेरस मेथड में होगा, अगर न्यूमेरसली होता है तो, ठीक है। तो फिर ये वाला लेजर हम लोग को करना है। अदरवाइज अगर फ्रीक्वेंटली होता है तो सिर्फ ये वाला फॉर्मेट करना है। और न्यूमरसली होता है क्योंकि उस एग्जाम्पल में वो शूट कर रहा था तो मैंने वहाँ दिखा दिया। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ हम लोगों को यहाँ पर दो ही चीज मेंटेन करना है, सेल और रिटर्न डे बुक और सेल और रिटर्न लेजर। एक्चुअली ये सारे मेमोरेंडम बुक्स हैं, ये सारे मेमोरेंडम, मेमोरेंडम माने कच्चा, मेमोरेंडम बुक्स मतलब रफ जो होता है ना, वही मेमोरेंडम बुक्स, ठीक है। मतलब पक्का काम नहीं है, कच्चा काम है, ठीक है। तो ये होता है मेमोरेंडम बुक्स। तो सेल और गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का जो चैप्टर था यही कंप्लीट होता है, ठीक है। इसका कुछ होमवर्क है, हम सेंड करेंगे, तो तुम लोग मुझे वो होमवर्क सॉल्व करके दिखाओगे। और इसमें जो भी था मैंने बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट नया चैप्टर करेंगे, तो पहले तुम लोग इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लो, और अगर कुछ क्वेरीज हो तो मुझे कर सकते हो, ठीक है। और ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ही हम लोग नए चैप्टर में जाएंगे। ओके, थैंक यू।